स्वागत है साथियों। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य में पढ़ने वाले हैं कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य को। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया गुप्त साम्राज्य के जो प्रारंभिक शासक हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इन सभी को हमने अच्छे से पढ़ा, देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आइए शुरू करते हैं आज आगे कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके पुत्र होते हैं कुमारगुप्त, लेकिन इनके पूर्व एक शासक का नाम आता है, वो है गोविंदगुप्त। माना जाता है कि यह ध्रुव देवी यानी कि जो रामगुप्त की पत्नी थी उनका पुत्र था गोविंदगुप्त, लेकिन इसके विवाद हैं तो बहुत इस पर अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। कुमारगुप्त के बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। देखिए, दृष्टि क्विक बुक जो है, इसको हम जब पढ़ रहे होते हैं तो ये बुक अच्छी है, जो समरी के तौर पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इसको आप इजीली मार्केट से आपके पास अवेलेबल भी है, आप इसको ले भी सकते हैं। जब आप यहाँ से इसको देखने के बाद पढ़ते हैं तो आपको वो अच्छे से याद हो जाता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। सिक्के, मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ, कुमारगुप्त के काल में। इनकी मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण पाई जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो रुझान था वो शैव धर्म की तरफ हो जाता है। तो मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति, इसके पृष्ठभाग पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी उपाधियां हैं महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र, अश्वमेध आदि इनकी उपाधियां हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो प्रथम जो इनके अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। तो महायान शाखा का ये विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई थी। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो है स्कंदगुप्त, इनके उत्तराधिकारी होते हैं। प्रथम हूण आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में होता है। इसकी जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। और दूसरा अभिलेख जो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, उसके अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। इस अभिलेख में हूणों को म्लेच्छ कहा गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हूण थे कौन? तो फारस से खोतान तक इसका राज्य फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो अफगानिस्तान में थी, बामियान। प्रथम हूण आक्रमण जो है खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तोरमाड़ मिहिरकुल प्रसिद्ध हूण शासक हुए। जो मिहिरकुल था उसको बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया है। यहाँ पर सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य जो है तत्कालीन सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र थे चक्रपालित, उनको सौंपा और एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। सुदर्शन झील को लेकर के क्वेश्चन जो बनते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखने वाली बात है कौन कौन से लोग इनसे संबंधित रहे हैं। तो देखिए, जो राज्यपाल थे पुष्यमित्र युवै से थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अशोक के समय आते हैं तुषास्प और रुद्रदामन के समय होते हैं सुविशाख। और यहाँ आप देखें तो स्कंदगुप्त के समय है चक्रपालित। तो कभी कभी ये मिलाने के लिए भी आता है क्वेश्चन कि कौन किससे संबंधित है, किसके समय में किसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण कराया। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जो ह्वेनसांग थे, इन्होंने इनका उल्लेख शक्रादित्य के नाम से किया है। स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। इन्होंने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए थे और चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा था 466 ईस्वी में। कुछ यदि अन्य शासकों की बात करें तो पूर्वगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, कई शासक आते हैं। कुछ प्रमुख जो शासक हैं उनसे संबंधित प्रमुख बातें हैं यहाँ बुक में डिस्कस की गई हैं।
जो कि एग्ज़ाम के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था बुद्धगुप्त ने। हूण नरेश मिहिरकुल को पराजित किया था नरसिंहगुप्त ने। यदि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण देखें तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जो कि 510 ईस्वी का है। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। यदि अंतिम शासक की बात करें तो विष्णुगुप्त तृतीय थे। जब गुप्तों का पतन होता है तो कई नए वंश का उदय होता है, जैसे बल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश। तो जब हम अभी गुप्तोत्तर पढ़ेंगे तो उसमें इनका जो डिटेल है वहाँ पर इस बुक में अच्छे से डिस्कस किया गया है, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इनका जो शासन काल है वो 550 ईस्वी तक जारी रहा, लेकिन बहुत अधिक इनका महत्व नहीं रह गया। जो गुप्तकालीन प्रशासन था, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसको समझते हैं। जो इनकी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। जो सम्राट होता था वो शीर्ष पर था। इनकी उपाधियाँ थी महाराजाधिराज, परम भट्टारक। गुप्तकाल के प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इनके मंत्रिपरिषद और दूसरे अधिकारीगण थे उनको लेकर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कामंदक और कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। इनका चयन राजा द्वारा किया जाता था। यदि सबसे बड़े अधिकारी की बात की जाए तो कुमारामात्य, जो आज आधुनिक IAS वर्ग का कैटेगरी है, वो उस समय कुमारामात्य कहलाते थे। ऐसा भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। जो गुप्तकालीन अधिकारी थे उनके विभाग क्या क्या थे, इनको लेकर के मैच द फॉलोइंग या अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। महाबलाधिकृत है सेनापति, महादंडनायक न्यायाधीश, संधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री, दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी, भंडाराधिकृत राजकोष का अधिकारी, महाक्षपटलिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, महाप्रतिहार राजप्रासाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ अधिकारी थे, तो जैसे हरिशेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था। संधि विग्रहिक आप यहाँ जान रहे हैं, संधि विग्रहिक किसे कहा गया है? युद्ध एवं शांति का मंत्री। तो समुद्रगुप्त के युद्ध और शांति के मंत्री थे हरिशेन। आप जानते हैं कि हरिशेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाया था। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का अगर देखा जाए युद्ध और शांति का मंत्री जो संधि विग्रहिक था, वो था वीरसेन। और चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था शिखर स्वामी इनके समय में। इसी प्रकार कुमारगुप्त का मंत्री था पृथ्वीसेन और स्कंदगुप्त का मंत्री था पर्णदत्त एवं चक्रपालित। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसके समय में मंत्रिमंडल में थे, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक अधिकारी अनेक पद ग्रहण कर सकते थे। एक ही परिवार में कई पीढ़ियाँ ऊंचे पदों को धारण करती थीं। ऐसा जो जानकारी है वो मिलता है करमदंडा अभिलेख से। तो गुप्तकाल की प्रमुख जानकारी है ये। जो प्रांतीय, जिला और स्थानीय ग्राम प्रशासन था, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पूरा साम्राज्य था उसको राष्ट्र या भुक्तियों में विभाजित किया गया था। तो राष्ट्रों या भुक्तियों में, जैसे बंगाल में पुंड्रवर्धन भुक्ति था, इसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था। तो जो प्रांत या भुक्ति था, इनको फिर से जिलों में बांटा जाता था। जिलों का मतलब था प्रदेश या विषय में बांटा जाता था। इसका जो प्रधान होता था वो होता विषयपति, क्योंकि जो IAS कैटेगरी होती है, जैसे जिले का प्रधान होता है, तो कुमारामात्य उस समय विषयपति होता था। जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती थी, इसको विषय परिषद कहा जाता था। अगर नगर होता तो नगर परिषद होती थी। नगर परिषद में जो शामिल थे व्यावसायिक समूह की प्रधानता थी। इसमें कौन कौन थे? तो नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, इनको लेके थोड़ा सा देख लेते हैं। नगर श्रेष्ठी था पूंजीगत वर्ग का नेता। सार्थवाह था विषय के व्यापारियों का नेता। प्रथम कुलिक था कारीगर समुदाय का प्रमुख। प्रथम कायस्थ था लिपिकों का प्रधान। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। इसका काम था ग्राम की सुरक्षा, निर्माण, राजस्व एकत्र करना। आगे जो ग्राम प्रशासन से संबंधित प्रमुख बातें हैं इसमें, तो मध्य भारत में इनको पंचमंडली, बिहार में इनको ग्राम जनपद कहा जाता था, ग्राम सभा को। जो इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे कहा जाता था ग्रामिकी या ग्रामपति या महत्तर। इन नामों से इसका उल्लेख होता है। उनकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी और अधिकार क्षेत्र में ये पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। न्याय व्यवस्था देखते हैं। गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें था पहला राजा का न्यायालय, दूसरा पूर्व, तीसरा श्रेणी,
चौथा कुल। जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो था राजा। न्यायाधीश को कहा जाता था दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक। तो सर्वोच्च अधिकार चूंकि राजा के पास होते थे। होता क्या है कि जो प्रथम विधि निर्माता हैं वो बृहस्पति को माना जाता है। इस काल में गुप्तचर प्रणाली की भी सीमित जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम में नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा गया है। सैन्य व्यवस्था देखें तो इसका जो प्रमुख होता था सेनापति। सर्वोच्च जो इसका अधिकारी होता था कहलाता था महाबलाधिकृत। गुप्त काल में राजा के पास अस्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पदाति, रथारोही, अश्वारोही, गजसेना। जो साधारण सैनिक थे उनको कहा जाता था चाट। देखिए चाट और भाट जो हैं, भाट थे पुलिस कर्मचारी और जो चाट थे वो साधारण सैनिक थे। तो चाट भाट पूछा जाता है गुप्त काल में क्या थे, तो ये साधारण सैनिक और पुलिस कर्मचारी थे। जो गुप्तचर कर्मचारी थे उनको कहा जाता था दूत। यहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चंस और भी हैं। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में उपरीक, दशापराधिक, चौरोद्धरणिक, दंडपासिक, अंगरक्षक आदि प्रमुख पद पर हुआ करते थे। जो रणभंडागारिक पदाति वस्तुओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था वो रसद की व्यवस्था करता था। राजस्व के स्रोत जो हैं तो 1/6 जो है कर था। कालिदास ने सम्राट को षट्मांश वृत्ति कहा है। अब प्रमुख जो कर थे उनको देखते हैं। कर का नाम है भाग, भोग, उद्रंग, उपरिकर, भूताबाद प्रत्यय, शुल्क। इनसे संबंधित पूछे जाते हैं कि भाग क्या था, भोग क्या था। तो देखिए भाग जो था वो 1/6 जो कर था वो था। भोग ये राजा को प्रतिदिन ये दिया जाने वाला कर था, दैनिक वस्तुओं में फल फूल सब्जी वगैरह। उद्रंग होता था अस्थायी कृषकों पर भूमिकर और उपरिकर होता था अस्थायी कृषकों पर भूमिकर। भूताबाद प्रत्यय विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर है, जबकि जो शुल्क है वो सीमा बिक्री वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो बुक में डिस्कस किया गया है बहुत अच्छे से, एक ही जगह पर एक ही स्क्रीनशॉट में अवेलेबल है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नगद जो था कर उसे कहा जाता था हिरण्य और जो अन्न के रूप में था उसे कहा जाता था मेय। तो कर की दर 1/4 से 1/6 के बीच में होती है। जनरली आपने देखा कि 1/6 जो है भाग लिया जाता था। जो भोग है इसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है और भेंट नामक कर का उल्लेख हर्षचरित में किया गया है। भूमि कर से जुड़े कुछ अधिकारियों को यहाँ डिस्कस किया गया है, उनको देखते हैं। ध्रुवाधिकरण, महाक्षपटलिक एवं कर्णिक, शौल्किक, न्यायाधिकरण। कौन कौन से ये अधिकारी थे इनकी भी जानकारी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। जैसे ध्रुवाधिकरण है भूमिकर संग्रह अधिकारी, महाक्षपटलिक एवं कर्णिक हैं आय व्यय लेखा जोखा अधिकारी, शौल्किक है सीमा शुल्क या भूकर अधिकारी, न्यायाधिकरण है भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी। एक शब्द आता है अग्रहार। क्या है? तो मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। क्योंकि ये मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दी जाती थी इसलिए करमुक्त होती थी। इस पर धारकों का पूर्ण नियंत्रण होता था, लेकिन इसका जो उद्देश्य होता था वो शैक्षणिक एवं धार्मिक होता था। समाज की बात करें तो इस समय जो वर्णों का आधार था गुण के कर्म न होकर के जन्म था, यानी कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। फाहियान और वेनसांग के वर्णन मिलते हैं। फाहियान ने अस्पृश्य वर्ग को अंत्यज या चंडाल कहा है गुप्त काल में। वेनसांग ने शूद्रों को खेतिहर या कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया है और माना गया है कि शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। नई जातियों में जब भूमि अनुदान की प्रथा हुई तो इसकी वजह से कायस्थों का उदय हुआ। इसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर न्याय किया जाता था और जो दंड है उसमें वर्णभेद कायम था। तो ये एक तरीके का देखने को मिलता है यहाँ पर। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सर्वाधिक दंड और शूद्र को ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्र को सबसे कम दंड दिया जाता था। ऐसा था चोरी करने पर। लेकिन यदि हत्या का आरोप होता था तो उल्टा होता था, शूद्र को सर्वाधिक दंड और ब्राह्मण को कम दंड मिलता था। तो जो एक सामान्य न्याय प्रणाली होती है सभी को समान न्याय, वो नहीं थी, जाति आधारित थी। यहाँ पर मृत्युदंड से ब्राह्मणों को सजा से मुक्त रखा गया था। स्त्रियों की अगर स्थिति देखें तो गुप्त काल में स्त्रियों की दशा अगर देखें तो पहले की अपेक्षा गिरावट आ गई। इसका कारण क्या था? उपनयन संस्कार बंद हो गए, अल्पायु में विवाह होने लगे,
पर्दा प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा का प्रचलन था। स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन मिलता है, अमरकोश में इसका वर्णन है। जो कामसूत्र और मुद्रा राक्षस है उसमें गणिकाओं वेश्याओं का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार नारद और पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। दासों की स्थिति बात करें तो दास प्रथा भी प्रचलित थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनु ने गुप्त काल में कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है, तो ये था जो है मनु ने 7 प्रकार किया और नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दास मुक्ति का अनुष्ठान विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही दिया है, जो इस काल में दास प्रथा के कमजोर होने का संकेत देता है। आगे देखें अर्थव्यवस्था, तो मुख्य आधार जो था वो था कृषि। बृहद संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी थी, वर्षा पर निर्भर हुआ करती थी। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। भूमि माप के कुछ पैमाने यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं जो पूछे जा सकते हैं। निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप, आढ़वाप, ये गुप्त काल में भूमि माप की इकाइयाँ थीं। भूमि के प्रकार क्या थे, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए। जो इसमें है क्षेत्र, क्षेत्र है खेती के लिए उपयुक्त भूमि। वास्तु है वास करने योग्य भूमि। खिल है जो भूमि जोती नहीं जाती थी यानी कि परती रहती थी। अपरहत बिना जोती गई जंगली भूमि, यानी कि जंगली भूमि को अपरहत और खिल परती, तो खिल परती अपरहत जंगली। गोचर पशुओं के चारा योग्य भूमि, तो नाम से भी थोड़ा मैच करता है। खिल और अपरहत को अगर याद कर लेंगे, मैंने इसको लिख भी दिया है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट भी रखेंगे। सिंचाई का जो प्रबंध था वो राज्य करता था। इसका जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जिसमें सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है। वाणिज्य व्यापार की बात करें तो अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे इत्यादि का संदर्भ आया है। मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्तियाँ, पत्थर, धातु के सामान का भी उल्लेख मिलता है। देखिए मेहरौली का जो लौह स्तंभ है गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, क्योंकि अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। जो व्यवसायी थे उसमें निगम श्रेणी संघ होते थे। जो नालंदा, वैशाली, इन स्थानों से श्रेणियों, सार्थवाहों, प्रथम कुलिकों आदि की मोहरें जो हैं वो मिलती हैं। देखिए मंदसौर अभिलेख में इसका कुछ वर्णन मिलता है। इसमें पट्टवाय श्रेणी और इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख आया है। जो मंदसौर अभिलेख है वो पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जो वाणिज्यिक निकायों था उनके आधार पर, जो कार्य के स्वरूप के आधार पर विभाजन था वो इस प्रकार था। श्रेष्ठी कुलिक निगम, पूग श्रेणी निगम, मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो जो श्रेष्ठी कुलिक निगम होता था वो श्रेष्ठी शिल्पियों एवं श्रेणियों का केंद्रीय निगम या संघ था। पूग था विभिन्न जातियों का व्यापारिक समूह और श्रेणी था एक ही जातियों के व्यापारिक समूह, और जो विभिन्न व्यापारियों की समिति थी उसको निगम कहा जाता था। इसका प्रधान कौन होता था? श्रेष्ठी। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे करके या मिलाने को पूछे जा सकते हैं। तो अमरकोश के अनुसार निगम जो है ऐसे व्यापारियों का संगठन था जो एक ही नगर में रहकर व्यापार करते थे। वैदेशिक व्यापार देखें तो रोमन व्यापार का पतन हो चुका था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई थी। जो पूर्व के बंदरगाह थे सबसे प्रमुख था ताम्रलिप्ति, और पश्चिमी अगर देखें तो भृगुकक्ष या भड़ौच पश्चिमी बंदरगाह प्रमुख था। इसके अलावा चौल, घंटसाला, कदूरा ये भी प्रमुख बंदरगाह थे गुप्तकालीन। अगर इस काल में देखें तो चीन से रेशम, इथियोपिया से हाथी दांत, अरब, ईरान और बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। मुद्राओं को लेकर के गुप्त काल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की है, क्योंकि इनको यहाँ पर कहा गया है दीनार। किनको? स्वर्ण मुद्राओं को। जो सोने का सिक्का होता था गुप्तकालीन वो होता था 144 ग्रेन का। तो इनका प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था, लेकिन खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि आप जानते हैं कि गुप्त शासकों ने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए थे, जो अगर देखें तो सर्वाधिक सिक्के बयाना, भरतपुर, राजस्थान से मिले हैं। अगर धार्मिक स्थिति की बात करें तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने परम भागवत की उपाधि गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया था। अगर वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा अवशेष देखा जाए तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये पंचायतन रचना शैली का मंदिर है, इसमें नारायण विष्णु को दिखाया गया है। इसके अलावा क्या है कि शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष आदि देवताओं की उपासना होती थी। जैसे मूर्ति उपासना का यह केंद्र बन गई, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। वैष्णव और शैव धर्मों का समन्वय हुआ। तो जैन, बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे, इसलिए एक तरीके देखा जाए तो उदारवादी नीति का पालन किया गया। इस काल में महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। महायान शाखा में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ था। आप देखते हैं
जिसमें गांधार शैली, मथुरा शैली का आगे चल के उसमें उल्लेख मिला है। जब हम बौद्ध काल पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये डिस्कस किया था। गुप्त काल में जो मतांतर दृष्टिकोण थे गुप्त काल में चलकर खट दर्शन बन गए। ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल, न्याय के अक्षपाद गौतम, योग के थे पतंजलि, वैशेषिक के कणाद उलूक, पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी जो इसके प्रमुख आचार्य थे सबर स्वामी, उत्तर मीमांसा के थे बादरायण, इसके जो प्रमुख आचार्य थे गौड़पाद। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर कर पूछे जाते ही हैं आयोग में, अभी हाल ही में पूछा गया था। गुप्तकालीन कला साहित्य की बात करें तो गुप्तकाल के जो कला और साहित्य है उसकी ये स्वर्णकाल कहा जाता है। इसमें क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर देखें तो मंदिर कला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण होता है, विदेशी प्रभाव से मुक्त। कुषाण जो पूर्ववर्ती कालीन नग्नता का है वो लोप होता है, धर्म कला के अनुगामी के रूप में आती है ये। पाषाण का अत्यधिक प्रयोग होता है, ईंटों से भी निर्मित मंदिर मिलते हैं। स्थापत्य कला में देखें तो मैंने आपसे कहा कि मंदिर निर्माण की जो कला है वो गुप्त काल में ही जन्म होता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि एक वैष्णव मंदिर है, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। तो ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखें तो उदयगिरी का मंदिर है, ये वराह अवतार की मूर्ति इसमें देखने को मिलती है। मूर्तिकला और चित्रकला की बात करें तो मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र ये प्रमुख केंद्र थे। विष्णु की मानव के आकार की प्रतिमाएं बनी और भी थी। सारनाथ जैसे मथुरा की बौद्ध प्रतिमा, गंगा यमुना की मूर्ति इसी काल की देन है। जो प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके स्थान को लेकर भी पूछा जाता है, तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दर्शन प्रवर्तक, गुप्तकालीन मंदिर, और यहाँ से अजंता के भी कुछ, बाघ अजंता बादामी के, तो इनसे भी कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हैं तो मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश, भूमरा का शिव मंदिर, सतना मध्य प्रदेश, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पन्ना मध्य प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर उत्तर प्रदेश, भीतरगांव का मंदिर, कानपुर उत्तर प्रदेश। अगर गुप्तकाल के चित्रों के अवशेष देखे जाएँ तो बाघ अजंता बादामी की गुफाओं में मिलते हैं। देखिए अजंता की 29 गुफाएँ हैं, उसमें जो 16, 17, 19 हैं वो गुप्तकालीन हैं। जो अजंता की गुफाएँ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो 16, 17, 19 अजंता की जो गुफाएँ हैं वो गुप्तकालीन हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिक्षा साहित्य में देखें तो जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे उसमें पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी, मथुरा, नालंदा ये थे। गुप्तकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग आते हैं, एक एक जो आपका स्क्रीनशॉट है इसको आप लेके पढ़ेंगे। ऋतुसंहार है कालिदास की, तो कालिदास की आप देखें पूरे क्रम से रचनाएँ दी गई हैं, इनका उल्लेख देख लेते हैं। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, महाकाव्यम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर, वर्षियम, तो ये आपकी कालिदास की रचनाएँ हो गई। इसके बाद विशाख दत्त की 2 रचनाएँ हैं, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। बराहमिहिर की 2 रचनाएँ हैं, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त का है ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्ट का है आर्यभट्टियम। और भी रचनाएँ हैं उनको देख लेते हैं। आर्यभट्ट की 2 रचनाएँ हैं, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, सिद्धसेन का है न्यायावतार और विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र। तो ये जो आपकी रचनाएँ हैं इनको भी लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीतिसार है कामंदक की रचना, मृच्छकटिकम है शूद्रक की और योगाचार है असंग का। अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस काल में गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। तो जो कुछ प्रमुख हैं जैसे आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत, नागार्जुन, वराहमिहिर, इनको लेके कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके जो स्क्रीनशॉट है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए आर्यभट्ट जो हैं वैज्ञानिक गणितज्ञ खगोल शास्त्री हैं। पृथ्वी गोल है, वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है और शून्य की खोज, ये आर्यभट्ट की देन है। इसी तरह वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि या साइन, ज्या का सिद्धांत भी आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर खगोल शास्त्र और गणित दोनों के बारे में आर्यभट्ट प्रमुख ज्ञान देते हैं। वराहमिहिर को अगर देखें तो इनका जो आर्यभट्ट का ज्या सिद्धांत था इसको और अधिक परिशुद्ध किया। वराहमिहिर को और देखें तो ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था, पंच सिद्धांतिका और ज्योतिष ग्रंथ इन्होंने लिखा था। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल, विकर्णों की लंबाई, शून्य के प्रयोग के नियम, द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए थे। इसी प्रकार सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक थे, इनको शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। नागार्जुन जो हैं, नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। वाग्भट ने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी। पुराणों का जो वर्तमान रूप देखने को मिलता है उसकी रचना गुप्त काल में ही की गई थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
इस काल में अनेक स्मृतियों पर सूत्रों पर भाष्य लिखे गए। गुप्त काल में नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति, कात्यायन स्मृतियों की रचना की गई। तो गुप्त काल का देखें साहित्य, कला, ज्ञान, इन सभी के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है और गुप्त काल से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस बुक में है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो दृष्टि ने एक आपको कॉम्पैक्ट साइज़ में बहुत अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है। ये बुक आप लेके पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे इस पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्तोत्तर साम्राज्य। उसमें कई वंश आएंगे। जब गुप्तों का पतन होता है तो हमने आपको बताया कि कई राज्यों का उदय होता है, वहाँ से क्वेश्चंस बहुतेरे पूछे जाते हैं। गुप्तोत्तर काल बहुत कन्फ्यूज़न भरा है, लेकिन इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।